और इस तरह जागरूक हुआ जनमत दुनिया के नीति निर्माताओं के विश्व के वैश्विक भाईचारा और विश्व शांति को दिशा दिखाती है। भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक सशक्त और जानी 2 दशकों तक अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने वाले बेबाक एंकरिंग और पैनी राजनीतिक समझ के लिए प्रसिद्ध वर्तमान में डीडी न्यूज़ में कंसल्टिंग एडिटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता मनीष वाजपेयी जी को। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। जो लोग इधर उधर व्यवधान में कहीं न कहीं घिरे हुए हैं, मैं सभी के चेहरों को देख रहा हूँ। कृपया करके वो हमारी तरफ मुखातिब हो, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं किसी न किसी वक्तव्य को सुनने के लिए, और हम यहाँ पर आए हुए हैं आपको कुछ बताने के लिए। तो इसलिए जो लोग बीच में कहीं व्हाट्सएप देख रहे हैं या पीछे कहीं दीवारों को ताक रहे हैं या कहीं बाहर देख रहे हैं, वो कृपया करके मंच की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, पूज्य राजयोगी बहनें और हमारे राजयोगी भाई, मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे तमाम सम्मानित साथीगण और जो यहाँ पर तमाम शांति पथ के जो साधक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले मेरे मन का ये उद्गार था, और मैं ये उद्गार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने परमार भाई साहब को। एक शिक्षक के तौर पर जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, वो कहते रहे, संकोच भी था कि हाँ समय बहुत कम है उनके लिए, लेकिन फिर भी गागर में सागर उन्होंने भरने की कोशिश की, और इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और एक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, मैं जब अपने सुभाष बराला भाई को जब मैं सुन रहा था, तो एक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, मैं आवाज और अंदाज का खिलाड़ी कह लीजिए, या उस पेशे से जुड़ा हुआ कह लीजिए, या इसी दुनिया का मैं जीविकोपार्जन करता हूँ, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब मैं सुभाष बराला जी को सुन रहा था तो न जाने कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि सुभाष जी हरियाणा से कैसे हैं। उसका भी सुख है, उसका भी दुख है, उसका भी परिवार है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक सरकारें कोई भी आई हो, सरकारें कोई चली गई हो, नेतृत्व किसी का भी रहा हो, और मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग, हाथ उठा के, मैं चुप हो जाऊंगा, क्या किसी सरकार ने किसी पत्रकार के कल्याण के लिए, पत्रकार के हितों को सोचते हुए कोई कार्य किया है? नहीं किया आज तक। तो जब किसी पत्रकार के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, तो पूरे समाज को सुधारने का बीड़ा और ठेका क्या पत्रकार ने ले रखा है क्या? मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ताली बजाने के लिए बात कही नहीं रहा, मैं उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बातें कह रहा हूं कि आप उस दम तक पहुंचे, और चूंकि आप विधि व्यवस्था से मुलव्वस हैं, आप विधि व्यवस्था में जुड़े हुए, आप प्राइवेट बिल लाके इस चीज को रख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे इसके बारे में हम कह नहीं सकते। मैं इसलिए कहता हूं ये बात कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है कि एक पत्रकार नौकरी करता रहा, बच्चे को सोचा आज बुखार है, कल बुखार है, उसकी पत्नी ने वहां एडमिट करवाया, यहां एडमिट करवाया, और उसका बच्चा चल बसा। आप उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। हम विश्व शांति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम अपना कुटुंब तो संभाल नहीं पा रहे। अगर मैं गलत हूं तो कृपया करके हाथ उठाइएगा सर। वो एक पत्रकार एक इंसान है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी सरकार ने आज तक पत्रकारों के हित के लिए, कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, किसी ने भी नहीं। और वो क्यों नहीं काम किया है उस पर मैं जाना नहीं चाहता। हर वो पत्रकार जो इस समय हमारे समक्ष है वो ये समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है, और बात कहां तक पहुंचनी चाहिए वो भी समझ रहा है। तो जब पत्रकार के जीवन में क्रांति ही क्रांति है, सुबह क्रांति है, शाम को क्रांति है, सुबह पत्नी चिल्ला रही, शाम को बच्चा को डिमांड कर रहा है, ऑफिस की रिक्वायरमेंट ऐसी, भाई साहब अगर आज नहीं आए तो कल से तुम ऑफिस मत आना।
अब कल से अगर ऑफिस नहीं आना तो महीने का 15-20 हजार रुपए जो रुपए मिलता है वो व्यक्ति कौन सा विश्व शांति लाएगा, मुझे बताएं कृपया करके। हम किस विश्व शांति की बात करें? और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इतनों को नहीं, मैं पूरे देश के पत्रकार हूं, मेरा पूरे देश में प्रवास रहता है, मेरे पूरे देश के हर, मुझे लगता है कोई राज्य कोई शहर नहीं छूटा होगा जिससे जिनके साथ डायरेक्ट मैंने बात ना की। मैं हर शहर में जाता हूं और हर जगह पत्रकारों से मिलता हूं और हर सबसे ये पूछता हूं मैं कि क्यों भैया सैलरी टाइम पर मिल रही है क्या? मेरा पहला सवाल होता है कि क्या सैलरी आपको समय पर मिल जाता कि 1 महीने का डिले चल रहा है? पिछले महीने 5,000 रुपए काट के दी थी, इस महीने देखो अब देते कि नहीं देते। कोरोना के दौरान, बीमारी के दौरान किसी को पता है कितने पत्रकार मरे? नहीं पता, कोई पब्लिक डोमेन में गणना ही नहीं इसकी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि पब्लिक डोमेन में गणना ना होने के बावजूद भी जो कहते रहे कि हम पत्रकार हैं, हमारे पति पत्रकार हैं, जिला में वो पत्रकारिता करते रहे और बाद में उनके पास 4 लेटर नहीं मिले जिससे वो सिद्ध कर सके कि वो पत्रकार थे। और जो सहायता राशि की घोषणा दिल्ली से की गई नहीं मिल पाई, क्योंकि भाई दिल्ली को चाहिए पूरा उनका बायोडाटा कि आपने कहां से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, आपने उसके बाद पहला ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन किया उसका लेटर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया उसका लेटर, फिर आपने इस्तीफा दिया उसका लेटर, फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का लेटर। इतने सारे लेटर। वो पत्रकार जिसने कभी डीएम के आगे कुछ देखा नहीं, वो बस शुरू हो गया कैमरा है, वो तो सोच रहा हम तो पत्रकार हैं, और वहां से लेटर आ गया, यू आर ऑथराइज्ड फॉर द न्यूज कवरेज। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चैनल आपको क्या देता है? चैनल आपको एक लेटर पकड़ाता है, यू आर ऑथराइज्ड फॉर द न्यूज कवरेज, यू आर नॉट अपॉइंटेड एज ए रिपोर्टर। बिकॉज जैसे ये शब्द लिख दिया जाएगा यू आर अपॉइंटेड एज ए रिपोर्टर, चैनल गिर जाएगा। अगर वो पत्रकार को कहीं कोई दिक्कत हुई तो चैनल परेशानी में जाएगा। चैनल चाहता नहीं है यार, तुम मजदूर हो, मजदूर बनेगा। और माफ करिएगा, जिन लोगों को देखकर लोग नए पत्रकार बन रहे हैं, जिन लोगों को देखकर लोग नए एंकर बन रहे हैं, जिन लोगों को देखकर जो नए रिपोर्टर बन रहे हैं, 140 करोड़ के देश में अगर उनकी गिनती करिए आप तो 10, 20, मैक्सिमम 100 आप मान लीजिए, जिसमें हम स्थानीय बड़े पत्रकारों का नाम लेते हैं। और वो बड़े पत्रकार कैसे हैं, क्यों हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं उसके तह में नहीं जाऊंगा। लेकिन देश की जो असली पत्रकारिता कर रहे हैं वो आंचलिक, जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, जो तमाम अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपकी रिपोर्ट को उठा के चैनल हजारों लाखों रुपए कमा लेता है और आपको बदले में 5,000 रुपए भी समय से नहीं देता है। जब कोई खबर आती गई दूर दराज से तो एक छोटी सी खबर होती है, उसको बड़ा करता है चैनल। मुझे लगता है कि विषयांतर ना हो, इसलिए मैं अपनी बात को यहां पर रोक रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद कहीं और चला जा रहा हूं और बात यहां पर विश्व शांति की हो रही थी। मैंने सीखा कि व्यक्ति से ही विश्व की शांति आनी। मैं बहुत थ्योरेटिकल नहीं रहता हूं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अनुभव होगा, जिस व्यक्ति ने जमीन से लेकर, मतलब मैं मूलतः रहने वाला हूं कन्नौज उत्तर प्रदेश का। घंटी बज गई है, मेरा तो भी शुरुआत भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर कभी कोई अगर लेक्चर मिले का मौका मिला तो देंगे। जी कंटिन्यू कीजिए, आप बिल्कुल सही है, कंटिन्यू कीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। समस्याएं बहुत हैं और मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा है कि मुझे तकलीफ होती है। मैंने देखा है कि कैसे एक रिपोर्टर सामने एक माँ बैठी हुई है, माँ के सामने बेटे की लाश पड़ी हुई है और उसको प्रेशर दिया जा रहा है, भैया बाइट लो तुरंत भेजो, बाइट लो तुरंत भेजो। यार एक बात बताओ, जो माँ रो रही है अपने बेटे के गम में, उसको हम कहेंगे अच्छा मैडम मुझे कैसा लग रहा है? ऐसे हजारों अनुभव है, बहुत अनुभव है। मतलब शुरू हो जाऊं तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं घंटी बज चुकी, मुझे बार बार दिमाग में है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो ठीक है कि हम लोग विश्व शांति की बात करें, हमें करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति की शांति होना भी जरूरी है, व्यक्तिगत तौर पे मन का शांति होना जरूरी है। आध्यात्मिक तौर पर हमारी संस्था, क्योंकि मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूं और मैं इसको महसूस भी करता हूं, बहुत अच्छा काम है और मैं स्वयं अनुभव करता हूं। ये भी अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूं, क्योंकि शांति प्राप्त होती है जब आप उसको आचरण में, अपने आचार व्यवहार में ढालते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का कोई योगदान नहीं है, अतुलनीय है, इस बात में मैं कहता हूं, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक धरा तक पर उतरते हैं। लेकिन जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है।
हम अगर बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो शायद हम घर में रह नहीं पाएंगे, फिर हम कहीं पता नहीं, मतलब हमें सोच अलग हो जाएगी। तो जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, आध्यात्म का और भौतिकता का। और भौतिक संतुलन के लिए जीवन में अर्थ का युग है, अर्थ जरूरी है। और अर्थ के लिए वो कल्याण जरूरी है, कम से कम कोई चैनल, कोई अखबार, कोई व्यक्ति आपको हायर करे तो ये पैमाना तय हो कि भाई साहब आपको 15,000 रुपए में हायर किया जाएगा और हर साल आपका 10% इंक्रीमेंट होगा और निकालने से पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। ये परिस्थितियां बिल्कुल अकाट्य हैं, जैसे पूरब में सूरज निकलता है। कुछ ऐसे फैसले सरकार की तरफ से हो जाए, कोई बिल आ जाए ताकि पत्रकार निर्द्वंद्वता पूर्वक अपना कार्य कर सके और फिर वो अपनी शांति भी करे। उसे मालूम है कि अगर नौकरी छूटेगी तो 3 महीने का हमको किया जाएगा नोटिस पीरियड, 3 महीने में अपनी ढूंढेगी नौकरी और तब वो खुद के परिवार का लालन पालन भी करेगा और शायद मुझे लगता है कि वो विश्व शांति की कामना करेगा। मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, लेकिन समय चूंकि बहुत कम है। मैं कहने तो आया था विश्व शांति के लिए शिवांगी की राजसभा में हमारा उच्च सदन कहलाता है, विद्युत जनों का सदन कहलाता है। और मुझे लगता है कि अगर मेरी बात का 1% भी अगर सहमत हो तो कृपया करके प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, रखिए आप सामने, आपका नाम इतिहास में दर्ज हो। भले ही आपकी पार्टी आपके साथ में हो या ना हो, प्रधानमंत्री आपके साथ में ना हो, भारत का एक पत्रकार आपका ऋणी होगा, कम से कम आपको 2 बात कहने की साहस थी, 2 बात कोई नहीं कहा। बहुत बहुत भैया राघव चड्ढा का हाल देख लो, प्राइवेट बिल पर, जी, प्राइवेट बिल पर राघव चड्ढा का हाल देख लो। वो राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। बहुत ही सुंदर विचार थे आपके और वाकई में सभी मीडिया बंधु उस गहराई में चले गए। लेकिन तब एक विचार कौन रहा था, मनीष भाई आप सुनिएगा कि रामायण में 2 व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधरना बिगड़ना केवल मनुष्य के हाथ में है, उसकी सोच में है। और सकारात्मक सोच के विकास के लिए आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता नरेश कौशल जी को, एडिटर दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़। और आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी में आपके नियमित समाचार आते रहते हैं और